नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका। आज हम आपकी क्लास 11th की टेक्स्ट बुक थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर 3 नोमैडिक एम्पायर्स को डिटेल में समझने जा रहे हैं। आपको याद होगा इस बुक में टोटल 7 चैप्टर्स हैं और ये हमारा तीसरा चैप्टर है। इसके बाद हमें और 4 चैप्टर्स पढ़ने इस बुक को कंप्लीट करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर के सबसे बड़े, सबसे सेंट्रल सवाल से। आखिर ये कैसे हुआ कि घुमंतू कबीले, ऐसे लोग जो हमेशा एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते थे, उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा कंटिग्युअस यानी एक साथ जुड़ा हुआ लैंड एम्पायर बना डाला। ये सुनने में ही एक पैराडॉक्स, एक विरोधाभास लगता है ना? और इसी गुत्थी को हम आज पूरे सेशन में सुलझाएंगे। ये रहा आज का हमारा रोड मैप। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आखिर ये नोमैडिक एम्पायर होता क्या है। फिर हम स्टेप्स की उस दुनिया को एक्सप्लोर करेंगे जिसने इन योद्धाओं को बनाया। उसके बाद हम जेंगिस खान के ज़बरदस्त उदय को देखेंगे, उसकी शक्तिशाली मिलिट्री मशीन को डाइसेक्ट करेंगे, ये जानेंगे कि उन्होंने इतने बड़े इलाके पर शासन कैसे किया, और आखिर में उनकी कॉम्प्लेक्स और कॉन्ट्रडिक्टरी विरासत को समझेंगे। ठीक है, तो चलिए अपने पहले सेक्शन में चलते हैं। आखिर ये नोमैडिक एम्पायर्स हैं क्या? अब वक्त है इस शक्तिशाली और, जैसा कि हमने कहा, थोड़े पैराडॉक्सिकल कॉन्सेप्ट को आसानी से समझने का। देखिए, ये जो टर्म है ना, नोमैडिक एम्पायर, ये सुनने में ही अजीब लगता है, एकदम कॉन्ट्रडिक्टरी। क्यों? क्योंकि नोमैड्स का मतलब ही है घुमंतू, जो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, जिनका कोई स्थायी ठिकाना नहीं। और एम्पायर यानी साम्राज्य, उसका तो मतलब ही होता है एक स्थिर, एक सेटल्ड इलाका जिसका एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन हो। तो फिर ये दोनों एक साथ कैसे? यही वो सेंट्रल थीम है जिसे हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। अब देखिए, एक बहुत जरूरी बात जो हमें शुरू से ही ध्यान में रखनी है। स्टेप्स के इन नोमैड्स ने, इन घुमंतू लोगों ने अपना इतिहास खुद नहीं लिखा। उनके पास कोई लिटरेचर, कोई लिखित प्रमाण नहीं है। इसका मतलब है कि हमें उनके बारे में जो भी जानकारी मिलती है वो शहरों में रहने वाले लेखकों से मिलती है। और इन लेखकों का नजरिया अक्सर बायस्ड यानी पक्षपाती होता था। वो इन नोमैड्स को असभ्य, आक्रामककारी मानते थे। इसलिए उनके अकाउंट से हमें पूरी निष्पक्ष तस्वीर नहीं मिलती। तो आखिर वो दुनिया कैसी थी जहां से मंगोल्स आए? उनका सोशल और पॉलिटिकल बैकग्राउंड कैसा था? चलिए उस माहौल को समझते हैं जिसने उन्हें बनाया। ये देखिए, ये है वो जमीन जिसने मंगोल्स को बनाया। सेंट्रल एशिया के विशाल, दूर तक फैले हुए स्टेप्स, अल्ताई पर्वतों के पूरब में स्थित ये एक ऐसा इलाका है जहां बस घास के मैदान हैं। सर्दी इतनी कठोर कि हड्डियां कांप जाएं और गर्मियां एकदम सूखी। यहां जिंदा रहना ही अपने आप में एक संघर्ष था, और इसी संघर्ष ने उन लोगों को इतना रिजिलियंट, इतना कठोर बनाया। यहां रहने वाले लोग कोई एक ग्रुप नहीं थे। इनमें कतार्स, खितन और कई तुर्किश कबीले शामिल थे। उनकी पूरी जिंदगी पशुपालन पर आधारित थी, घोड़े और भेड़ पालना और शिकार करना। वो जर्ज यानी टेंट्स में रहते थे और मौसम के हिसाब से अपने पशुओं के साथ जगह बदलते रहते थे। समाज पेट्रियार्कल क्लैंस यानी पितृसत्तात्मक कुलों में बटा हुआ था, और क्योंकि चरागा जैसे संसाधन बहुत कम थे, इसलिए इन कबीलों के बीच लूटपाट और झगड़े आम बात थी। और नोमैडिक ग्रुप्स और उनके साउथ में स्थित खेती करने वाली सभ्यताओं के बीच इस लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष का सबसे बड़ा सबूत है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। सदियों तक चाइना ने इस विशाल दीवार को बनाया और फिर से बनाया ताकि वो उत्तर से होने वाले इन हमलों से बच सकें। ये दीवार एक जीता जागता प्रमाण है इन दो अलग अलग दुनियाओं के बीच के तनावपूर्ण रिश्ते का। अब इस टूटी हुई, आपस में लड़ती हुई दुनिया में एक ऐसा नेता सामने आता है जो इतिहास का रुख बदल देगा। चलिए अब हम देखते हैं गेंगिस खान के अद्भुत करियर को। टिमुजिन, जो बाद में गेंगिस खान बना, उसकी कहानी असाधारण है। करीब 1162 में पैदा हुआ। उसका बचपन बहुत कठिनाइयों से भरा था। उसके पिता की हत्या कर दी गई, उसके परिवार को उसके कबीले ने निकाल दिया और उसे खुद पकड़कर गुलाम बना लिया गया। लेकिन उसने हार नहीं मानी। 1180 और 90 के दौर में उसने ज़रूरी गठबंधन बनाए, अपनी पत्नी बोर्ते को किडनैप होने से बचाया और धीरे धीरे अपनी शक्ति बढ़ाई। और आखिरकार 1206 में मंगोल सरदारों की एक सभा, जिसे कुरलताई कहते हैं, वहां उसे गेंगिस खान यानी यूनिवर्सल रूलर घोषित किया गया। एक बार जब उसने मंगोल कबीलों को एक कर दिया तो गेंगिस खान ने अपना ध्यान बाकी दुनिया की तरफ लगाया। तो चलिए अब जानते हैं कि अद्भुत और खौफनाक मिलिट्री मशीन आखिर काम कैसे करती थी। 1227 में अपनी मौत के समय तक गेंगिस खान ने एक सचमुच विशाल साम्राज्य पर फतेह हासिल कर ली थी। उसका शासन पैसिफिक के किनारों से लेकर ईस्टर्न यूरोप तक फैला हुआ था, एक बहुत बड़ा इलाका जो उसके कंट्रोल में एक हो गया था।
जिंगिस खान की सबसे बड़ी प्रतिभा शायद उसकी सेना का पुनर्गठन करना था। उसने पुराने कबीले के ग्रुप्स को पूरी तरह से तोड़ दिया और उनके सदस्यों को नई यूनिट्स में मिक्स कर दिया ताकि पुरानी वफादारियां मिट जाएं। फिर उसने पूरी सेना को एक सिंपल डेसिमल सिस्टम पर ऑर्गेनाइज किया, 10, 100 और 1000 की यूनिट्स में। सबसे बड़ी यूनिट तुमन थी, जिसमें 10,000 सैनिक होते थे। इस मास्टर स्ट्रोक ने एक अनुशासित और एकजुट फाइटिंग फोर्स तैयार की, जिसकी वफादारी सिर्फ खान के प्रति थी, अपने पुराने कबीलों के प्रति नहीं। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि उनकी सफलता सिर्फ संख्या बल पर नहीं थी। ये स्ट्रैटेजी, बेहतरीन स्किल, रफ्तार और टेक्नोलॉजी का कमाल था। उनकी घुड़सवारी का कोई मुकाबला नहीं था। उनके तीरंदाज इतने कुशल थे कि दौड़ते घोड़े से भी बिल्कुल सटीक निशाना लगा सकते थे। वो कड़ाके की सर्दी में भी जंग लड़ते थे, जमी हुई नदियों को हाईवे की तरह इस्तेमाल करके अपने दुश्मनों को हैरान कर देते थे। उन्होंने जीते हुए इलाकों से नई टेक्नोलॉजी जैसे घेराबंदी के इंजन और नापता बम्बार्डमेंट को भी चतुराई से अपनाया। और शायद सबसे जरूरी, उन्होंने साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में महारत हासिल कर ली थी। अपने दुश्मनों के दिल में इतना खौफ पैदा कर देते थे कि कई तो बिना लड़े ही हार मान लेते थे। फारसी इतिहासकार जुवैनी, जिसने मंगोल आक्रमण को अपनी आंखों से देखा था, उसने उनकी इस खौफनाक कौशल को बिल्कुल ठीक शब्दों में बयान किया है। बुखारा शहर पर कब्जे का वर्णन करते हुए उसने लिखा, वो आए, उन्होंने दीवारों को तोड़ा, उन्होंने जलाया, उन्होंने मारा, उन्होंने लूटा और वो चले गए। ये एक लाइन उनके जीतने के तरीके की एकदम ब्रूटल और साफ तस्वीर पेश करती है। और इस बर्बादी का पैमाना समझाने के लिए इस नंबर पर गौर कीजिए। उस समय के इतिहासकारों के अनुसार मर्व शहर में सिर्फ 13 दिनों में अनुमानित 13 लाख लोग मारे गए थे। ये उस युग के लिए एक अविश्वसनीय आंकड़ा है और ये उनकी निर्मम कार्यकुशलता को दर्शाता है। और ये अभियान गेंगिस खान की मौत के साथ रुके नहीं। उसके उत्तराधिकारियों ने साम्राज्य की सीमाओं को और भी आगे बढ़ाया, रशिया, यूरोप और मिडिल ईस्ट तक। मंगोल का विस्तार कई दशकों तक निरंतर चलता रहा। जीतना एक बात है, लेकिन इतने विशाल और विविध साम्राज्य पर शासन करना एक बिल्कुल अलग चुनौती है। तो उन्होंने ये कैसे किया? चलिए अब उनके शासन प्रणाली पर नजर डालते हैं। मंगोल्स ने बड़ी चतुराई से हारे हुए लोगों के स्किल्स का इस्तेमाल किया, जीते हुए इलाकों से कुशल प्रशासकों को भर्ती किया। अपने विशाल साम्राज्य में संचार के लिए उन्होंने यम नाम का एक बहुत ही कुशल कोरियर सिस्टम स्थापित किया। उन्होंने सिल्क रोड जैसे व्यापार मार्गों को सुरक्षित किया, जिससे पैक्स मंगोली का या मंगोल शांति का दौर शुरू हुआ। व्यापारियों को एक पास, जिसे पाइजा कहते थे, दिया जाता था, जो उन्हें एक टैक्स के बदले साम्राज्य में सुरक्षित यात्रा की गारंटी देता था। और सबसे जरूरी बात, वो आमतौर पर अपने शासन में अलग अलग धर्मों और जातियों के प्रति सहिष्णु थे, टॉलरेंट थे। अपने लोगों को एकजुट करने के लिए यासा नाम का एक कानून बनाया गया। ये मूल रूप से मंगोल पारंपरिक रिवाजों का एक संग्रह था, जिसमें सेना, शिकार और सामाजिक व्यवस्था से संबंधित नियम थे। जेंगिस खान की मौत के बाद उसके वंशजों ने यासा का इस्तेमाल अपने शासन को वैध बनाने और अपने गौरवशाली पूर्वज से अपना संबंध मजबूत करने के लिए किया। और आखिर में हमें जेंगिस खान और मंगोल्स के विश्व इतिहास पर लंबे समय के प्रभाव को कैसे समझना चाहिए? उनकी असली विरासत क्या थी? अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि हमारे सामने जेंगिस खान की दो बिल्कुल अलग-अलग और एक दूसरे से विपरीत तस्वीरें हैं। एक तरफ वो शहरों को बर्बाद करने वाला एक क्रूर विजेता है जो लाखों लोगों की मौत का जिम्मेदार है। उसका नाम ही पूरे यूरेशिया में डर और आतंक का प्रतीक था। लेकिन दूसरी तरफ उसे एक महान यूनिफायर के रूप में देखा जाता है, जिसने मंगोल कबीलों को एक साथ लाया, ट्रांसकॉन्टिनेंटल व्यापार स्थापित किया और एक हैरानी की बात है कि एक सहिष्णु बहुजातीय साम्राज्य बनाया। आज भी अगर आप मंगोलिया जाएं तो जेंगिस खान को एक महान राष्ट्रीय नायक के रूप में पूजा जाता है। उन्हें उनके राष्ट्र और उनकी पहचान के जनक के रूप में मनाया जाता है। बगदाद पर कब्जे की ये तस्वीर उसकी दोहरी विरासत की तरफ इशारा करती है। एक ही साथ में विनाशकारी भी, और जो कनेक्शंस उसने बनाए उनके कारण सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण भी। तो मैं आपको इसी अंतिम विचार के साथ छोड़ता हूं। मंगोलिया के लिए एक महान नायक, लेकिन दुनिया के बड़े हिस्से के लिए एक भयंकर विजेता। हमें उसे कैसे याद रखना चाहिए? क्या इतिहास का मकसद एक ही सरल सच तक पहुंचना है, या फिर इन अलग अलग और अक्सर टकराते हुए नजरियों को समझना है? इस पर जरूर सोचिएगा। इस एक्सप्लेनर के लिए इतना ही। धन्यवाद।